गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल अपन अदिश गुणनफल के बारे में पढ़ रहे थे। आज अदिश गुणनफल को आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। अदिश गुणनफल में अपन ने गुणनफल करना सीख लिया था। आई होप आपने उसके ऊपर क्वेश्चन भी किए होंगे। न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है अगर आपको इस टॉपिक को सीखना है। ठीक है, तो अदिश गुणनफल में अपन ने क्या क्या देखा था। अपन ने ये देखा कि कोई भी आपको एक सदिश दे रखा है, वेक्टर a इक्वल्स टू a1 i के a2 j के a3 k के, और एक सदिश आपको ये गिवन है b1 i के b2 j के और b3 k के। ठीक है बेटा, हमारे पास a1 i के a2 j के a3 k के पहला सदिश है, और दूसरा सदिश क्या है b1 i के b2 j के और b3 k के। ओके बेटा, हमने इनका क्या किया था, डॉट प्रोडक्ट किया। डॉट प्रोडक्ट अगर आपने किया है, ठीक है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, i के वाले को i के से मल्टीप्लाई करेंगे, j के वाले को j के से मल्टीप्लाई करेंगे, और k के वाले को k के से मल्टीप्लाई करेंगे। यही तो कल बताया। यहाँ से a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, ये अपन ने कल बात कर ली थी। जब भी अपन दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो i को i से, j के गुणांक को j के गुणांक से, और k के गुणांक को k के गुणांक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कल जान लिया था। आज इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल लिखेंगे पहले। ठीक है, फिर इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो आपका पहला न्यूमेरिकल है और 4i के प्लस 6j के 9k के, ये आपका वेक्टर a, और जो वेक्टर b है i के माइनस j के माइनस k के। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वेक्टर है जिनका हमें कौन सा प्रोडक्ट करना है, अदिश गुणनफल करना है। अदिश गुणनफल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे a dot b, i के गुणांक को i के गुणांक से, j के गुणांक को j के गुणांक से, k के गुणांक को k के गुणांक से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो i को जब आप i से करोगे तो ऊपर वाले का i का गुणांक 4, नीचे वाले का क्या है 1, प्लस का साइन, ऊपर वाले का j का गुणांक क्या है 6, नीचे वाले का क्या है माइनस, और ऊपर वाले के k का गुणांक क्या है -9, और नीचे वाले के k का गुणांक क्या है -1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 4 -6 प्लस 9, ये आपका क्या जाएगा 7, क्या जाएगा आपका x1। इसमें एक बात जो अपने को ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि जो ये फाइनल आपका जो आंसर आता है उसके साथ न i के पाता है, न j के पाता है, और न ही k के पाता है। इसीलिए इस गुणनफल का जो नाम है वो अदिश गुणनफल है। ठीक है, क्योंकि जो गुणा करने के बाद में या गुणनफल के पश्चात जो राशि हमें प्राप्त होती है वो कैसी मिलती है, अदिश राशि मिलती है। इसीलिए हम इस गुणनफल को क्या नाम देंगे, अदिश गुणनफल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अब अपन इसके कुछ गुणधर्म देखते हैं कि अदिश गुणनफल के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, किन किन गुणधर्म को ये फॉलो करता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अदिश गुणनफल के क्या क्या गुणनफल होते हैं, किन किन गुणधर्मों की बात ये करता है, किस किस चीज को ये फॉलो करता है। ठीक है, तो जो पहला है आपका इसका गुणधर्म,
अदिश गुणनफल क्रम विनिमय के नियम की आदिश जो आपका गुणनफल है वो कौन से नियम की पालना करता है? क्रम विनिमय के नियम की पालना करता है। और ये कैसे क्रम विनिमय के नियम की पालना करता है ये हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, अदिश गुणनफल क्रम विनिमय के नियम की पालना करता है। अब कैसे करता है ये अपन ध्यान से देखेंगे। अदिश गुणनफल क्या बोलता है कि चाहे आप a को b से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और चाहे b को a से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, चाहे आप a को b से मल्टीप्लाई करिए और चाहे b को a से मल्टीप्लाई करिए, जो प्राप्त होने वाले जो मान है वो दोनों हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। तो आपका एग्जाम्पल है क्या कहता है? वेक्टर a इक्वल्स टू, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3ik प्लस 4jk और वेक्टर b इक्वल्स टू ik माइनस j ले सकते हैं। अब पहले अपन a डॉट b निकालते हैं। a डॉट अगर b अपन निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3ik प्लस 4jk डॉट i के माइनस j के। ओके सर, i के गुणांक को i के से, j के गुणांक को j के से, तो अगर अपन ने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास निकल के क्या आएगा? माइनस। ओके बेटा, अब हम b डॉट a करके देखते हैं एक बार। अगर हम b डॉट a करके अपन ने देखा तो अपन क्या देखेंगे? b को पहले लिखेंगे i के माइनस j के, और अगर a को लिखना है तो 3i के प्लस 4j। ओके बेटा, अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे y के को i के से, 3 j के को j के से, तो माइनस 4, तो अब भी कितना आया ये? माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a डॉट b किसके बराबर है? b डॉट a है ना। तो क्रम विनिमय के नियम की पालना हो गई कि नहीं हो गई? हो गई सर। यही तो बात अपन ने करी थी कि हमें ये सिद्ध करना है कि a डॉट b किसके बराबर होता है? b डॉट a। तो ये हमने यहाँ से सिद्ध कर दिया। a डॉट b किसके बराबर पाया गया? आपका b डॉट a। तो ऐसा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सदिश या अदिश गुणनफल क्रम विनिमय के नियम की पालना करता है, हाँ या ना? बच्चे बोलते हैं हाँ, तो सिद्ध करके बताइए। तो आप इस तरीके से उसको सिद्ध कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये बात हो गई अपनी पहले। आगे नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या रहेगी? यह आपको ध्यान में रखना है, ये आपको पूरी बात ध्यान में रखनी है। एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान से देखेंगे सेकंड पॉइंट जो आपका है, 2 समकोणी, या इसको लंबवत बोल दो आप, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, 2 लंबवत सदिशों का, 2 लंबवत सदिशों का
सदिश गुणन। अगर आपको दो सदिश दे रखे हो और दोनों सदिश एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, 90 डिग्री के हो, तो अपन क्या करेंगे, कैसे क्या कुछ करना है इसके अंदर ध्यान से देखते हैं। तो हमें पता है ए और बी एक दूसरे के क्या है, लंबवत। क्वेश्चन में अपने को दिया रहेगा कि सदिश ए सदिश बी के क्या है, लंबवत। तो इनका अपने को कौन सा प्रोडक्ट करना है बेटा, डॉट प्रोडक्ट। तो अपन क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos 90। क्योंकि दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो cos 90, और सबको ये पता है तुम्हें, जो cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 0 आया। तो ऐसे ए डॉट जो भी आपका निकल के आया है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ए डॉट भी आपका किसके बराबर निकल के आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब दो सदिश आपके एक दूसरे के लंबवत दिए रहते हैं तो उनका अदिश गुणनफल ऑलवेज क्या आता है, 0। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उसमें क्या कंडीशन बनती है। तो एक और कंडीशन अपन देख लेते हैं। आपको कोई भी सदिश देगा A1I के A2J के A3K के और सदिश B इक्वल्स टू B1I के B2J के और B3K के। अपने पास कितने सदिश देगा अपने को, दो सदिश A1I के, और ये कहेगा कि सदिश A सदिश B के क्या है, परपेंडिकुलर लंबवत है। तो अपने को पता है जो कंडीशन सर ने हमें बताई है वो क्या है, A डॉट B इक्वल्स टू किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। A किसमें क्या लिखेंगे, A1I के A2J के A3K के, इसी प्रकार क्या लिख देंगे, B1I के B2J के और B3K के इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, I के को I के से, J के को J के से, K के को K के से, और ये इसके बराबर हो जाएगा आपका 0 के बराबर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं कि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत है, दो सदिश एक दूसरे के समकोण के हैं, दो सदिश एक दूसरे को लंबी काटते हैं। तो इस तरीके से अपन अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर ये अप्रोच लगाएंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि दो सदिश या जब दो लंबवत सदिशों की अपन बात करते हैं तो दोनों लंबवत सदिश एक दूसरे के अगर लंबवत है तो उनका अदिश गुणनफल हमेशा 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 क्या रहेगा, 0 रहेगा। और ये उसकी कंडीशन है, ये अपना बेसिक फॉर्मूला है, और इससे अपन ने ये कंडीशन क्या कर दी है, डिराइव कर ली है। तो इस कंडीशन का यूज करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर साथ के साथ मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल करवा देता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहेगी कंसेप्ट किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर अपन क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको कोई भी एक सदिश दे दिया कि 3I के 5J के प्लस अल्फा K के, ठीक है। और दूसरा सदिश आपको दे दिया Q 6I के 3J के प्लस 2K के, ठीक है। और आपको ये कहा कि जो सदिश P है वो सदिश Q के लंबवत है, तो आप अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करें। हमें अब क्या कंडीशन दे दी है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आप जो भी बुक प्रेफर करते हो आप उसमें देखोगे कि
ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सदिश P किसके लंबवत है? सदिश Q के। तो हमें पता चल गया कि सदिश P और Q अगर लंबवत है तो हमें एक कंडीशन लिखवाई हुई है सर कि P डॉट Q इक्वल्स टू क्या कर देंगे सर? 0 कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलोगे, हर चीज समझते हुए चलोगे, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो न्यूमेरिकल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, 6ik 3jk प्लस 2ak इसको किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ik को ik से, jk को jk से, kk को kk से, तो जो मल्टीप्लाई रहेगा आपका तो 3 × 6 18, 5 × 3 15 प्लस अल्फा × 2 तो 2 अल्फा इक्वल्स टू 0। तो 2 अल्फा इक्वल्स टू -33, तो अल्फा इक्वल्स टू -33 अपॉन में 2। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछता भी है कि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो गए बेटा, तो उसकी आपको कंडीशन बतानी रहती है, इसके अंदर कौन सी क्या कंडीशन लगेगी। और अगर कंडीशन लगने के बाद में आपसे एक अननोन वेरिएबल का मान वो हमेशा पूछता है, तो आपको इस कंसेप्ट का यूज करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। इस तरीके स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चा पूरा 11th और 12th पढ़ जाता है तो उसको ये नहीं पता होता कि दो सदिशों के लंबवत होने की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, और ये आपके हमेशा काम आने वाली चीजें हैं बेटा। ठीक है ना, ये आपके काम आती है, इनके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते साइंस से। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन। जैसे आपको टी का मान एक और क्वेश्चन दिया हमने 6ik 9jk प्लस 8kk, और जो आपको Q का मान दिया गया वो हमें ये दिया गया 3ik 2jk प्लस बीटा kk। क्या दिया गया? बीटा kk। हमें पूछा गया कि आपको किसकी वैल्यू बतानी है? बीटा की। कंडीशन वही है, जो P और Q जो सदिश है वो एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण पे हैं? 90 डिग्री। हमें पता है वेक्टर ऑफ P डॉट वेक्टर ऑफ Q इक्वल टू किसके आएगा? 0 के। पुट करते हैं वैल्यू इसके अंदर 6ik माइनस 9jk प्लस 8kk डॉट 3ik माइनस 2jk प्लस बीटा kk, और इसको किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। इसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर। ओके बेटा, अगर ik को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ik से 18 माइनस 2 इंटू माइनस 2 तो 18 प्लस 8 बीटा इक्वल्स टू 0। 8 बीटा इक्वल टू माइनस 36, तो बीटा इक्वल टू माइनस 36 अपॉन 8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? -9/2 या -4.5। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया आपके सामने आ सकता है। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, थोड़ी सी आपके साथ चला के खेल जाता है। इसमें जो अल्फा बीटा है उनको या ik jk में उनको क्या कर देता है? आगे पीछे कर देता है। और अपन जल्दबाजी तो अपने रहती है, और इसीलिए अपन गलत कर जाते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन में अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी सदिश गिवन हो तो उसको ध्यान से देखना है आपको, इसमें अल्फा कहाँ है, बीटा कहाँ है, गामा कहाँ है, या ik कहाँ है, jk कहाँ है, kk कहाँ है, कौन किसका गुणांक है। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपको जैसे ऐसा क्वेश्चन दिया 9ik प्लस 2kk प्लस 6jk, और दूसरा सदिश आपको दे दिया 6kk प्लस 3ik
प्लस बीटा जे के। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन दी है। अब आपने क्या किया, हम आइडिया को इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे और इसको इससे। पर जैसे कि आप ऐसे करोगे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बताया हुआ है आई कैप के गुणांक को किससे मल्टीप्लाई करना है, आई कैप के गुणांक से। जे कैप के गुणांक को किससे मल्टीप्लाई करना है, जे कैप के गुणांक से। और के कैप के गुणांक को किससे मल्टीप्लाई करना है, के कैप के गुणांक से। तो आई कैप का गुणांक क्या कितना है, इसको सबसे पहले रीअरेंज करते हैं। तो ऐसा लिखेंगे 9 के बाद में आता है जे के, तो 6 जे के और फिर आता है के के, तो ये हो सकती है। इसी प्रकार इसको भी रीअरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा 3 फिर आएगा जे के और फिर क्या आएगा के के। अब सही हो गई। तो सबसे पहले आपको कोई भी अगर वेक्टर गिवन है तो आप उस वेक्टर को सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, उसको अपन रीअरेंज करके सही करेंगे ताकि हमारी गलती होने की संभावना क्या हो जाए, 0। नहीं तो अपन अगर जल्दबाजी में करेंगे तो हम इसको इससे करते ही आपका क्या हो जाएगा, गलत। अब आई कैप से किया 27 जे कैप से 6 बीटा प्लस इक्वल टू क्या, इक्वल टू 6 बीटा इक्वल्स टू 39, इसका माइनस है तो 39/6 तो -13/2। ओके बेटा, तो इस तरीके से भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहेगी, वो क्या रहेगी कि दोनों सदिशों को अपन क्या करेंगे, एक रीअरेंज करके उनको सही वे में लेके आएंगे। अगर आपने उसी वे के अंदर आपको उनको मल्टीप्लाई किया तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बहुत विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अपना गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने को सबसे पहले सदिश को देखना है कि कौन कहाँ पे है। ठीक है, और उसको अपन रीअरेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आई होप आपको जितनी भी चीज़ें आज मैंने पढ़ाई है वो सारी समझ में आई होगी। ठीक है, इसके लिए आपसे एक और रिक्वेस्ट है, जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं वो तो आप क्लियर ही किया करो साथ में। इसके अलावा आप जो भी बुक प्रेफर करते हो इसका सॉल्यूशन भी करते रहिए, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल करोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा जरूरी है फिजिक्स को सीखने के लिए। आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।